ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत है। मैं एमपी सर। मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जो आदिकाल है हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसमें हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ, हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार, इसे पढ़ाया गया है और आदिकाल का वर्गीकरण पढ़ाया गया है, जिसमें आपका सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं ये पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद जो है एक अपभ्रंश साहित्य है आदिकाल में, उसको पढ़ाया गया है। और हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, आदिकाल में जो सर्वप्रथम कवि माने, हाँ, हिंदी का प्रथम कवि कौन है और कौन सी रचना को हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है, इसको बताया गया है। और हिंदी साहित्य के इतिहासकार जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस ग्रंथ का सहारा लिया और वह ग्रंथ किस भाषा में थे और किस आधार पर उन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसको बताया जा चुका है। और जो इतिहास लेखन की परंपरा है उसको भी बताया गया है। इसके बाद जो आदिकाल में अन्य में आते हैं एक अमीर खुसरो जी और विद्यापति जी, इन सबको पढ़ाया जा चुका है। आज आदिकाल में हम देखेंगे आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। कोई भी काल हो उसकी कुछ न कुछ अवश्य विशेषताएं होती हैं, उसी प्रकार आदिकाल में की भी कुछ विशेषता है, उसको देखेंगे। प्रमुख तथ्य क्या है आदिकाल के, वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में देखेंगे आदिकाल के प्रमुख तथ्य क्या है। और आदिकाल के संबंध में कुछ विद्वानों के प्रमुख कथन है, उसको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। आज की यह क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह ऐसी क्लास है, हिंदी साहित्य का आदिकाल ऐसा पाठ्यक्रम है जो आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी अदर स्टेट का आप टीजीटी, पीजीटी देने जाते हैं तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस इतिहास की महत्ता को देखते हुए हम यह वीडियो शुरू करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, उसको आप वीडियो में देखने हैं, क्योंकि यहाँ से आदिकाल से आपको सभी परीक्षाओं में 5 से 10 प्रश्न मिल जाते हैं। बिहार जो टीजीटी, पीजीटी का पेपर अभी हुआ है, उसमें कम से कम 5 से 6 प्रश्न आदिकाल के टीजीटी में पूछे गए हैं, उतने ही प्रश्न आपको पीजीटी में पूछे गए हैं। इस प्रकार क्या होगा, हम देखें एक तो उसमें क्या है कि कम से कम 10 से 12 प्रश्न लगभग आदिकाल से पूछे जाएंगे। तो देर ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, तो प्रवृत्तियों को हम देखते हैं। जो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है उसमें है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आश्रयदाता राजाओं की झूठी प्रशंसा। जो दूसरी प्रवृत्ति इसकी है युद्धों का
सुंदर एवं सजीव वर्णन। अगली प्रवृत्ति है कि वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। अगली प्रवृत्ति, इसमें क्या है, ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव। फिर है रासो ग्रंथों का निर्माण। रासो ग्रंथों का निर्माण। आगे और भी इसकी प्रवृत्तियां हैं। डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। और एक प्रवृत्ति इसकी और है, उसमें है कि विविध छंदों का प्रयोग। विविध छंदों का प्रयोग। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। प्रश्न पूछा कैसे जाएगा कि आदिकाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। जब उसकी विशेषता आप जानते रहेंगे और जो आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ हैं उनके रचनाकार जानते रहेंगे आप, तो यदि पूछा जाए कि आदिकाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है तो आप उसके माध्यम से बता सकते हैं। जैसे प्रवृत्ति से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आदिकाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है या कौन सी प्रवृत्ति नहीं है। तो जैसे दिया गया कि आदिकाल में युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है, एक ये दे दिया गया। उसके बाद पूछा गया राष्ट्रीयता की भावना, अगर ऐसे लिखा गया राष्ट्रीयता की भावना, और दिया गया डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, और क्या दिया गया आश्रयदाता राजाओं की प्रसन्नता। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ लिखा गया है कि ऐतिहासिकता का अभाव है। अगर यहाँ ऐतिहासिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव मिलता है, ये यहाँ और लिखिए कि राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। तो सबसे पहले हम देखते हैं, लिखा गया आश्रयदाता राजाओं की झूठी प्रशंसा। कि आप लोग पढ़े होंगे जो आदिकाल के कवि थे वो किसी राजा के आश्रय में रहते थे, और उन राजाओं के आश्रय में जब रहते थे तो उन राजाओं के शौर्य की झूठी प्रशंसा करते थे कि जो गुण उस समय के राजा में विद्वान नहीं होता था उस गुण को भी ये लोग क्या करते थे, झूठी प्रशंसा करते थे। इसकी सबसे पहली विशेषता और प्रमुख विशेषता है कि आदिकाल के में जो आश्रयदाता राजा थे उनकी कवि लोग क्या करते थे, झूठी प्रशंसा करते थे। इसके बाद फिर क्या है कि युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन। आप आदिकाल के संबंध में जब देखते हैं तो यहाँ पे ऐसा आपको मिलता है जैसे जो कवि लोग थे वो क्या थे कि युद्ध सभा में राजा के साथ जाते थे और वहां उनको देखकर कि कैसे वह युद्ध करते हैं कि उन ऐसा लगता था उनका जो वर्णन है वह आंखों देखा है। तो यहाँ पर है यही कि युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन। अगला फिर क्या है कि वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। आदिकाल की जो अगली विशेषता है वह है वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। आदिकाल का जो प्रमुख रस या अंगी रस कहिए वह क्या है, वीर है, लेकिन इसके साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया है। जैसे आप देखेंगे पृथ्वीराज रासो है
पृथ्वीराज रासों में क्या है, प्रमुख रस वीर रस है। और जो जगनिक का परमाल रासो है इसमें भी वीर रस है। लेकिन बीसल देव रासो ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है। यही एक आजकल का जो ग्रंथ है उसमें वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन मिलता है। अगली जो विशेषता है ऐतिहासिकता का अभाव, कि इस समय में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो कवि हैं, उनमें क्या ऐतिहासिकता का अभाव है। आगे फिर क्या, रासो ग्रंथों का निर्माण। आदिकाल की जो अगली प्रवृत्ति है रासो ग्रंथों का निर्माण। इस समय जो कवि हुआ करते थे उनके यदि हम आदिकाल का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि लगभग आपको रासो ग्रंथ मतलब जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें रासो शब्द जरूर मिलता है। जैसे आप पृथ्वीराज रासो ले लीजिए, परमाल रासो और बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, ये सब क्या है, रासो कि ऐसे ग्रंथ जिनको लिखते समय क्या करते थे उनके अंत में आपको रासो शब्द देखने को मिलता था। तो इस प्रकार रासो ग्रंथों का निर्माण करते थे कवि लोग। फिर क्या है, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकाल की जो प्रमुख विशेषता में है कि डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल भाषा क्या होती है और पिंगल भाषा क्या होती है। तो जो डिंगल भाषा है उसमें आपको अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण मिलता है। यहां देख लेते हैं कि जो डिंगल क्या है, डिंगल बराबर, डिंगल किसे कहते हैं, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। पूछा जाता है प्रश्न यहाँ से कि डिंगल भाषा किन दो भाषाओं के मेल से बना है या किन दो भाषाओं के मेल को डिंगल कहते हैं। तो अपभ्रंश भाषा और राजस्थानी भाषा, इसका जो मेल होता है इसके मेल से बनी भाषा को डिंगल भाषा कहते हैं। एक भाषा पिंगल है। यहाँ पर जो ग्रंथ लिखे गए आदिकाल में यहाँ पर डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ अपभ्रंश, पिंगल में क्या है, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है। पिंगल भाषा किसे कहते हैं, डिंगल भाषा किसे कहते हैं, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है। डिंगल का तात्पर्य क्या है, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा, और पिंगल से तात्पर्य है अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। तो इस काल में, आदिकाल में जो रचनाएं होती थी वह किस भाषा में होती थी, डिंगल और पिंगल भाषा में लिखी होती थी। और क्या है, विविध छंदों का प्रयोग। इस काल में जो भी रचनाएं हुई हैं उन रचनाओं में आपको विविध छंद, जैसे आपको आल्हा भी मिलता है, सोरठा भी मिलता है, इस प्रकार क्या अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग इस काल में किया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। अगली जो विशेषता उसको देखते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। तो आदिकाल में क्या था कि जो राजा होते थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। वो क्या करते थे, केवल अपने शौर्य के लिए ही लड़ाई लड़ते थे। और तो अगला जो है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए केवल क्या किया जाएगा, पेपर में, पेपर बनाने वाले क्या करेंगे, जो प्रोफेसर होंगे तो वहां यही लिख देंगे आदिकाल में राष्ट्रीयता की भावना। जब राष्ट्रीयता की भावना लिख देंगे, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आदिकाल में राष्ट्रीयता की भावना थी, लेकिन हमको पता क्या है कि आदिकाल में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है, वहां पर राष्ट्रीयता नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर अगली जो विशेषता है कि यहाँ पे जो ग्रंथ लिखे गए वो दो प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं। आदिकाल में दो प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें क्या है, एक प्रबंध काव्य मिलता है, प्रबंध काव्य, और मुक्तक काव्य। ये दो रूप मिलते हैं ग्रंथों के। जो प्रबंध वीर गाथा काल की जो रचनाएं हैं वह किन में मिलती हैं, या तो प्रबंध काव्य होगा या तो मुक्तक काव्य में होगा। तो आदिकाल में जो वीर ग्रंथों की रचनाएं हैं वह किस में लिखी गई हैं, प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य में लिखी गई हैं। तो यह रहा आपका आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ से एक न एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा ही जाता है, इसलिए आदिकाल की प्रवृत्तियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी महत्वपूर्ण बात आगे हम देखते हैं जो आदिकाल के संबंध में है।
तो आदिकाल के संबंध में जो प्रमुख तथ्य हैं उनको हम देखते हैं। आदिकाल के प्रमुख तथ्य। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल का प्रमुख तत्व क्या क्या है, उनके बारे में क्या बताना है। तो हम देखते हैं आदिकाल के प्रमुख तत्वों में क्या क्या है। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। एक इसको याद रखना है। पूछा जाए कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हैं प्रमुख तथ्य में। दूसरा तथ्य है महापुराण की रचना। महापुराण की रचना पुष्पदंत ने की। और महापुराण में क्या है कि 63 राजाओं का जीवन वृत्त है। महापुराण में पूछा जाए कि पुष्पदंत की किस रचना में 63 महापुरुषों का जीवन वृत्त है, तो महापुराण में। यहाँ लिखेंगे इसमें 63 महापुरुषों का जीवन वृत्त है। आगे अपने समय के कलिकाल के सर्वज्ञ हेमचंद है। ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न कि अपने समय के कलिकाल के सर्वज्ञ कौन है, तो हेमचंद है। आगे फिर एक ग्रंथ है उज्जवल नीलमणि। तो उज्जवल नीलमणि के रचनाकार उज्जवल नीलमणि के रचनाकार रूप गोस्वामी हैं। पूछा जा सकता है कि उज्जवल नीलमणि ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो रूप गोस्वामी। आगे फिर अपभ्रंश परंपरा का अंत आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमीर रासों से मानते हैं। पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश परंपरा का अंत किससे मानते हैं, हमीर रासों से मानते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं आदिकाल के प्रमुख तथ्य। तो आदिकाल के प्रमुख तथ्य में पहला तथ्य है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। महापुराण की रचना पुष्पदंत ने की। और महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन वृत्त है, तो 63 महापुरुषों का जीवन वृत्त है। अपने समय के कलिकाल के सर्वज्ञ हेमचंद कहे जाते हैं। उज्जवल नीलमणि रचना रूप गोस्वामी की है। और अपभ्रंश परंपरा का अंत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमीर रासों से मानते हैं। आगे हम और भी प्रमुख तथ्य देखते हैं कि अब
जो आदिकाल यह हमारा समाप्त होने वाला है, तो इसमें आदिकाल में जो प्रमुख तथ्य हैं, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोग के लिए। तो करकंड चरित्र के रचनाकार करकंड चरित्र के रचनाकार कनकामन मरमुनि है। मरमुनि है। पूछा जा सकता है आपसे कि करकंड चरित्र किसकी रचना, तो कनकामर मुनि की। मेरुतुंग पहले जैन आचार्य हैं। मेरुतुंग पहले जैन आचार्य हैं। पहले जैन आचार्य हैं जिन्होंने प्रबंध चिंतामणि की रचना की। प्रबंध चिंतामणि आगे फिर अगले कथन में देखते हैं कि सर्वाधिक जैन काव्य चरित काव्य जैन साहित्य में लिखे के अंतर्गत रचे गए। सर्वाधिक चरित काव्य जैन साहित्य के अंतर्गत रचे गए। पूछा जा सकता है सर्वाधिक जो चरित्र काव्य है किस साहित्य में लिखा गया, तो जैन साहित्य में। आगे फिर क्या है, आदिकाल का अंगिरस वीर रस है। विद्यापति का प्रमुख अलंकार अनुप्रास है। और क्या ध्यान देना है कि गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। पूछा जा सकता है कि चंपू काव्य किसे कहते हैं, तो गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं आदिकाल के संबंध में प्रमुख तथ्य। इन तथ्यों में आपने देखा कि करकंड चरित्र के रचनाकार कनकामर मुनि हैं। मेरुतुंग पहले जैन आचार्य हैं जिन्होंने क्या किया, प्रबंध चिंतामणि की रचना की। सर्वाधिक जैन चरित्र काव्य जैन साहित्य के अंतर्गत रचे गए। आदिकाल का अंगिरस वीर रस है। विद्यापति का प्रमुख अलंकार अनुप्रास अलंकार है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। आगे और भी इनके प्रमुख तत्व देखते हैं। आगे क्या है, अगला प्रमुख तत्व कि जो पृथ्वीराज रासो है उसकी शैली पिंगल शैली है।
पृथ्वीराज रासो की शैली पिंगल है। आगे अगले तथ्य में कि जो है पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का एक भाग है। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का एक भाग है। एक है रणमल छंद की रचना श्रीधर ने की। पूछा जाए कि रणमल छंद की रचना किसने की? श्रीधर ने की। और आगे और भी एक दो कथन देख लेते हैं। कौन सा जो है कथन या तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक क्या है, जगनिक महोबा के नरेश परमाल के दरबारी कब थे? और एक तथ्य देखते हैं कि पदावली में राधा कृष्ण का वर्णन है। जो विद्यापति की पदावली है उसमें राधा कृष्ण का वर्णन है। तो ये रहा आपके आदिकाल के प्रमुख तथ्य कि पृथ्वीराज रासो की शैली क्या है? पिंगल शैली है। पद्मावती समय का संबंध किस ग्रंथ से है? पृथ्वीराज रासो से है। रणमल छंद की रचना किसने की? श्रीधर ने की। और जगनिक महोबा नरेश परमाल रासो के क्या थे? दरबारी कवि थे। पूछा जा सकता है कि परमाल जगनिक किसके दरबारी थे? तो परमाल के। और विद्यापति की पदावली में किसका वर्णन है? तो राधा कृष्ण का वर्णन है। तो हम आगे और देखते हैं कि जो आदिकाल है, आदिकाल के संबंध में जो विद्वान लोग हैं उनका क्या क्या मत है, क्या कथन है, उसको देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आदिकाल के संबंध में विद्वानों के कथन। आदिकाल के संदर्भ में विद्वानों के कथन। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन देखते हैं। नंबर 1 इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल के बारे में क्या क्या कहा? तो इनका जो पहला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, इन्होंने क्या कहा कि जिस समय मुसलमान भारत में आए, जिस समय मुसलमान भारत में आए, उस
समय सच्चे धर्म भाव का अभाव था। सच्चे धर्म भाव का अभाव था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऐसे कथन दिया जाएगा और कथन देने के बाद पूछा जाएगा। ऐसे कथन दिया गया, पूछ लिया गया, जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का अभाव था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। यह कथन किस विद्वान का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे इनका जो दूसरा कथन है वह कथन क्या है कि हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा के हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। ये दोनों महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं, जिसमें है कि हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। प्रवृत्ति के यहाँ लिए आई थी। अब ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। तो यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का अभाव था और परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे हम जो है अगला कथन जो देखते हैं वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल के संबंध में कौन कौन से कथन कहे? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी महत्वपूर्ण कथन है। यह कथन परीक्षा में पूछा ही जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा? इनका जो कथन है कि हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति अपने से नीची एक और जाति
ढूंढ लेती है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जात अपने से नीची एक और जात ढूंढ लेती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। इनका जो दूसरा कथन है, इन्होंने क्या कहा कि हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथों की सिद्धों व नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के दो कथन यह है कि एक कथन क्या है कि हिंदी का जो संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अगला कथन इनका हम देखते हैं। आगे इनके और एक दो कथन है। तीसरा कथन इनका है, यह परीक्षा में पूछा भी गया है कि समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है। समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़ प्रियता कर्मनिष्ठा के साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता विद्रोही प्रवृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है। इतना ही दे दिया जाएगा कि समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़ प्रियता कर्मनिष्ठा के साथ ही पूर्वी आर्यों की
भाव प्रबलता, विद्रोही प्रवृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इस प्रकार जो है आपका आदिकाल समाप्त होता है। आदिकाल के बाद हम लोग जो दूसरा साहित्य है उसको देखेंगे। भक्ति काल इसके बाद पढ़ना है, फिर रीत काल पढ़ना है, फिर आधुनिक काल पढ़ना है। तो ऐसी चीजें आपको पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट कथन था, जो तथ्य था आदिकाल के संबंध में, वह बताया जा चुका है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, आदिकाल की विशेषताएं क्या हैं, और आदिकाल के प्रमुख तथ्य क्या हैं, और आदिकाल के संबंध में विद्वानों का प्रमुख कथन क्या था। तो इस वीडियो ने आप लोगों ने देखा। और इस प्रकार क्या हुआ कि आदिकाल समाप्त होता है। आदिकाल के बाद आपको जो लघु विधा है, जिसमें आत्मकथा, आत्मकथा, उसके बाद संस्मरण, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र और यात्रा साहित्य, इसमें यह भी पढ़ाया जाएगा। और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा यह कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।